नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 2, पाठ संख्या 9। और इस पाठ में दो कविताएं हैं। पहली है रुबाइयां और दूसरी है गजल। तो आज हम रुबाइयों की बात करेंगे और अगले वीडियो में गजल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। दोनों कविताएं, रुबाइयां और गजल, दोनों के कवि हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 28 अगस्त सन 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति सहाय है, किंतु उन्होंने फिराक नाम से लिखना शुरू किया और वे गोरखपुर के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ गोरखपुरी जोड़ दिया और इस प्रकार वे फिराक गोरखपुरी नाम से प्रसिद्ध हुए। बाल्यावस्था से ही उनको उर्दू में कविता लिखने की रुचि थी और उन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से लिखने की शुरुआत की। सन 1917 में वे डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। 1918 में ही उन्होंने स्वराज आंदोलन के लिए डिप्टी कलेक्टर के पद का त्याग कर दिया। उसके बाद 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेकर 1.5 वर्ष के लिए जेल भी गए। बाद में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो उसमें गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गुले नगमा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यही नहीं, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला हुआ है। फिराक गोरखपुरी जी उर्दू के कवि के रूप में विख्यात हुए। उर्दू साहित्य में रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता देखने को मिलती है। वे सारी विशेषताएं फिराक गोरखपुरी जी के साहित्य में भी पाई जाती है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी भोगा है उसे अपने काव्य में लिखा है। उस अर्थ में अगर कहें तो उनके साहित्य में वास्तविकता का चित्रण भी देखने को मिलता है। भारतीय परंपरा और संस्कृति को भी उन्होंने अपनी शायरी में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनकी भाषा शैली की बात करें तो उर्दू के साथ साथ फारसी शब्दों का भी वे सुंदर प्रयोग करते हैं। उर्दू शायरी में लाक्षणिक प्रयोगों तथा मुहावरेवादी के लिए वे प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा साधारण जन की बात साधारण जन से की है। उनके साहित्य में प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत का यथार्थ वर्णन भी पाया जाता है। उनकी भाषा सहज एवं सरल होती है। ऐसे फिराक गोरखपुरी यानी कि रघुवीर सहाय का निधन सन 1983 में हुआ। तो ये हुआ हमारे कवि का परिचय। अब हम रुबाइयों का काव्यसार देखते हैं, उसके बाद विस्तार से काव्य को समझेंगे। प्रस्तुत काव्य में सूरदास की याद दिलाने वाला वात्सल्य चित्रण कवि ने किया है। पहली रुबाई में आंगन में बच्चे को हाथों पे झुलाती और लोका देती माता का चित्रण किया है। दूसरी रुबाई में बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाती माता का चित्रण है। तीसरी रुबाई दिवाली के त्योहार का चित्रण करती है। चौथी रुबाई में कवि ने बच्चे की जीद और माता द्वारा उसे बहलाने का दृश्य चित्रण किया है। और पांचवी रुबाई में रक्षाबंधन के त्योहार का सुंदर चित्रण किया गया है। ये सारी रुबाइयां गुले नगमा से ली गई हैं। इसमें लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, जिदिया बालक, रस की पुतली जैसे विशेषणों से कविता में जीवंतता आ गई है। इस प्रकार कवि ने इतने सुंदर तरीके से दृश्यों को हमारे आंखों के सामने खड़ा कर दिया है। आइए अब हम रुबाइयों को
विस्तार से समझ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में कवि ने माँ और बच्चे के बीच के वात्सल्य प्रेम के दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। इसमें माँ बच्चे को प्यार करती हुई हाथों पर झूला झूला रही है। तो कवि कह रहे हैं कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े से बच्चे को लेकर खड़ी है। वह बच्चे को हाथों पर झूला रही है और कभी उसे गोद में भर लेती है। यहाँ गोद भरी का मतलब यह भी होता है कि जो संतान प्राप्त स्त्री होती है वह गोद भरी कहलाती है। तो जो भी अर्थ में ले, दोनों ही अर्थ यहाँ ठीक है। जो माँ है वह आंगन में अपने बच्चे को लेकर खड़ी है और कभी कभी उसे गोद में भी भर लेती है। यह अर्थ मेरी दृष्टि से ज्यादा उचित है, क्योंकि जो क्रिया होती है उसे ऊपर उछालना और फिर उसे गोद में भर लेना, ताकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और तब वो सुरक्षा का वातावरण बन जाता है, तो माँ उसे कितना भी ऊंचा उछाले वो डरता नहीं है, खिलखिलाकर हंसता है। यहाँ इस क्रिया के लिए लोका देना शब्द का प्रयोग किया गया है और यह हमारी ग्रामीण हिंदी भाषा का शब्द है। यहाँ माँ बच्चे को बार बार हवा में उछाल उछाल कर गोद में भर लेती है और यह क्रिया बच्चे को बहुत अच्छी लगती है और वह बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंस उठता है और घर का आंगन उस बच्चे की हंसी की किलकारियों से गूंज उठता है। इस रुबाई की पहली पंक्ति में ही बच्चे के लिए चांद का टुकड़ा शब्द प्रयोग हुआ है। यहाँ रूपक अलंकार है। आइए अब दूसरी रुबाई समझते हैं। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिनहाती कपड़े। इस रुबाई में कवि ने माँ द्वारा बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाने की क्रिया का वर्णन करते हुए उनके बीच के पारस्परिक प्रेम का चित्रण किया है। माँ बच्चे को स्वच्छ पानी से नहलाती है और वह स्वच्छ पानी उसके उलझे हुए बालों से छलकता है और उसमें कंघी करके वह बालों को सुलझा रही है। उसके बाद माँ अपने बच्चे को अपने दोनों घुटनों के बीच में लेकर कपड़े पहनाती है। दोस्तों, ये माँ का एक विशिष्ट तरीका होता है कि अपने दोनों घुटनों के बीच में बच्चे को खड़ा कर लेना, ताकि वह हिले डुले नहीं और गिर भी न जाए, और उसके बाद माँ उसे कपड़े पहनाती है। तो उसी दृश्य का यहाँ चित्रण किया गया है कि जब माँ बच्चे को अपने घुटनों के बीच लेकर उसे कपड़े पहनाती है, तब बच्चा बड़े प्यार से उसे देखता रहता है। इस रुबाई में कवि ने माँ और बच्चे के पारस्परिक प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। आइए तीसरी रुबाई समझते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इस तीसरी रुबाई में दीपावली के पर्व पर घर में खुशी के माहौल का जो वातावरण होता है उसका चित्रण किया गया है। शायर कह रहा है कि दीपावली का जो पारंपरिक पर्व है उस पर घरों में पुताई की जाती है, साफ सफाई की जाती है, घरों को सजाया जाता है। तो शायर कह रहा है कि दीपावली की शाम को इन सजे और पुते घरों में माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते हुए खिलौने लाती है। यहाँ पर चीनी के खिलौने का मतलब वो खाने वाली चीनी यानी कि शुगर के खिलौने नहीं है।
यहाँ पर चीनी मिट्टी के खिलौनों की बात है। और जब वह अपने बच्चे के मिट्टी के घर में एक दिया जलाती है, उसे भी रोशन करती है। जब बाकी सारे घर में माँ दिया जलाती है, तो बच्चे के खिलौने के घर में भी माँ दिया जलाकर उसे भी जगमगाती है। और ऐसा करते हुए उस दिए की जगमगाती रोशनी में माँ का चेहरा एक सुंदर, अद्भुत और कोमल आभा से दमक उठता है। चलिए चौथी रुबाई को समझते हैं। आंगन में थुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है, चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस चौथी रुबाई में बच्चा चांद लेने की जिद कर रहा है और माँ उसे बहला रही है, समझा रही है। बच्चा आंगन में मचल रहा है, जिद कर रहा है। बच्चा तो है, चांद पे ललचाया है। यहाँ बालमन चांद की ओर आकर्षित हो गया है और उसे लेने की जिद कर रहा है। माँ से उसे मांग रहा है कि माँ मुझे चांद ला दो। दोस्तों, जैसे सूरदास जी का एक पद था जिसमें कृष्ण यशोदा से कहते हैं, मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खीनो ना लई हो। उसी प्रकार का भाव यहाँ भी देखने को मिलता है। अब बच्चा तो जिद पर अड़ा है कि मुझे चांद चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है। तो क्या करती माँ? माँ उसे दर्पण देती है और कहती है, देखो आईने में चांद उतर आया है। बच्चे की जिद पर कि उसे चांद चाहिए, माँ उसे आईना देकर उसका प्रतिबिंब दिखाती है और कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है। माँ के लिए तो उसका बच्चा ही चांद है, चांद का टुकड़ा है, और साथ साथ आईने में चांद का प्रतिबिंब भी दिखा रही है। तो बच्चा इसी बात से बहल जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा। आइए इस काव्य की पांचवी और अंतिम रुबाई को समझते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती रात। इसमें कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन किया है। देखिए, चार ही पंक्तियों में उन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार का पूरा वर्णन कर दिया है। कब आता है यह त्योहार, कैसे मनाया जाता है, कैसा मौसम होता है। जैसे कि हमारे इस पाठ के परिचय में बताया गया है कि रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। और यहाँ जो पंक्ति है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, तो यहाँ हम इसे इसी अर्थ में रखेंगे कि मधुर रस से भरी सुबह। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली यानी भाई बहन के स्नेह से सिक्त यह मधुर सुबह है। रस की पुतली का अर्थ यह भी हो सकता है कि स्नेह भाव से भरी हुई बहन। तो यहाँ बहन के लिए रस की पुतली शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा भी लगता है। लेकिन पाठ का जो सार पुस्तक में दिया गया है, उसके अनुसार रक्षाबंधन की यह मधुर सुबह, जब आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि सावन का महीना है, रक्षाबंधन का त्योहार सावन में आता है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, वैसे ही राखी के धागे चमक रहे हैं। एक बहन अपने भाई की कलाई में ये धागे बांधती है तो वह और भी चमक उठती है। तो जो संबंध सावन का घटा से है और घटा का बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है, ऐसा कवि बताते हैं। यहाँ ये पांचों रुबाइयां खत्म होती है और इसके साथ ही हमारे 9वें पाठ की पहली कविता रुबाइयां पूर्ण होती है, जिसमें कवि ने सहज, सरल और सरस भाषा के साथ सुंदर वात्सल्य चित्रण का वर्णन किया है। साथ ही दिवाली
और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों का भी वर्णन किया है। यहाँ यह कविता पूर्ण होती है। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।